जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं सामान्य ज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? नीचे चारों वेदों के नाम दिए हैं। इन वेदों में से एक वेद ऐसा वेद है जो वेद त्रयी में शामिल नहीं है। देखिए, जो शुरुआत में 3 वेद बनाए गए थे वो कौन कौन थे? ऋग्वेद था, यजुर्वेद था और सामवेद। ये तीनों वेदों को वेद त्रयी में शामिल किया गया है। और ये चौथा वेद जो है अर्थर्ववेद जो है ये वेद त्रयी में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सबसे बाद में बनाया गया था और यही वेद त्रयी में शामिल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में कुल पर्वों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। कितनी होती है? 18 होती है। महाभारत का पुराना नाम कई बार पूछा जा चुका है कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो उसका पुराना नाम होता है जय संहिता। क्या नाम होता है? जय संहिता। जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक चाणक्य की है? चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है उसका? अर्थशास्त्र। जिसका संबंध किससे? संबंध है इसका राजनीति से। राजनीति से इसका संबंध है। चाणक्य कौन थे? चाणक्य जो थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश का संस्थापक था। अष्टाध्यायी पुस्तक किसकी है? अष्टाध्यायी पाणिनि की है। किसकी है? पाणिनि की। और मुद्रा राक्षस किसकी है? मुद्रा राक्षस है किसकी? विशाख दत्त की। किसकी? विशाख दत्त की। विशाख दत्त। मालविका अग्निमित्रम, ये भी पुस्तक कई बार पूछी हुई है। मालविका अग्निमित्रम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। किसकी? कालिदास की। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। चंद्रवरदाई की पुस्तक का क्या नाम है? चंद्रवरदाई की पुस्तक का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो। क्या नाम है उनका? पृथ्वीराज रासो। देखिए इसमें और जो विकल्प दिए हुए हैं हमारे, राजतरंगी, महाभाष्य और हर्षचरित, ये भी सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। जो राजतरंगी पुस्तक है, राजतरंगी, इसके लेखक कौन थे? कल्हड़। कौन था? कल्हड़। महाभाष्य, महाभाष्य के कौन थे? पतंजलि। महाभाष्य के पंतजलि या पतंजलि। और देखिए हर्षचरित किसने लिखा था? ये कई बार पूछा हुआ है। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की। किसकी? बाणभट्ट की। तो आप सभी को पता चल गया। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। मतलब चौहान वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके अंदर से? पृथ्वीराज रासो के अंदर से। अगला क्वेश्चन देखिए। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए? एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए थे? तो ये यूपी में एक स्थान पड़ता है। क्या नाम है उसका? दमदमा। क्या नाम है उसका? दमदमा। और दमदमा जो है यहाँ एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल प्राप्त हुए। कहाँ पड़ता है? यूपी के अंदर एक एरिया है दमदमा। अगला क्वेश्चन देखिए। चावल धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला? चावल या फिर धान का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? धान का जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है वो कोल्डिहुआ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? कोल्डिहुआ। ये भी यूपी के अंदर ही पड़ता है। यूपी के अंदर ही पड़ता है कोल्डिहुआ। और आपका चिरांद से क्या प्राप्त होता है? चिरांद ये बिहार में है। चिरांद कहाँ है? बिहार में है। और यहाँ हड्डियों का ढेर मिला है। किसका मिला है? हड्डियों का ढेर मिला है चिरांद में। ये अभी जल्दी में खोज हुई तो इसलिए इसको ध्यान रखना। चिरांद कहाँ? हड्डियों का ढेर मिला है। कहाँ है? बिहार में है। वर्तमान बिहार में है। और बुर्जहोम में मालिक के साथ कुत्ता। बुर्जहोम का याद रखना, मालिक के साथ कुत्ता मिलता है यहाँ। दफनाया हुआ मालिक के साथ कुत्ता। क्या मिलता है यहाँ? मालिक के साथ कुत्ता मिलता है। अगला देखिए, एक और विकल्प है हमारा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कहाँ क्या प्राप्त हुआ था? ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। हम ऐसे आज विकल्प चुन के लाए हैं कि मतलब हर विकल्प के बारे में ही पता चल जाए। मतलब एक ही सवाल से 4 सवाल कंप्लीट करते चलेंगे।
तो देखिए जो मेहरगढ़ से मिला था वहां से क्या प्राप्त हुआ था, यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिले थे, कृषि के साक्ष्य मिले थे। वर्तमान पाकिस्तान में है, कहाँ है, कृषि के साक्ष्य मिले थे और वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में वर्तमान में पड़ता है। कृषि के साक्ष्य क्या मिला था सबसे पहले, जौ और गेहूं, जौ और गेहूं पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान में एक बार पूछा था क्वेश्चन, किन पहाड़ियों के बीच में है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। कहाँ, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बनाया गया, 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बनाया गया। तो देखिए छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों 2000 में बनाए गए थे और तीनों एक ही महीने में बनाए गए थे। तो हम बता देते हैं कौन कौन, इसका एक ट्रिक है, कौन सा ट्रिक इसका देखिए, छत से उतरा झारखंड, छत से उतरा झारखंड, छत से उतरा झारखंड। तो ध्यान रखना 1 नवंबर को क्या बनाया गया, 1 नवंबर को क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़, छत से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, छत से क्या हो गया, छत्तीसगढ़, ये रहा आपका छत्तीसगढ़। उत्तरा से उत्तराखंड, उत्तरा से क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, ये 9 नवंबर को बनता है। 9 नवंबर को क्या बनता है, उत्तराखंड। 2000 में ही बनाए जाते हैं तीनों की तीनों। और झारखंड जो आपका है, झारखंड, ये 15 नवंबर को कब बनता है इसका निर्माण, 15 नवंबर को होता है 2000 में। तो ये ध्यान रखना, छत से उतरा झारखंड, छत मतलब 1 नवंबर से, तो 1 नवंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर किसका निर्माण होता है, छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ किससे टूट के अलग होता है, मध्य प्रदेश से। किससे टूट के अलग होता है, मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होता है, किससे अलग होता है, उत्तर प्रदेश से अलग होता है। और झारखंड जो आपका है, झारखंड या बिहार से अलग होता है, किससे अलग होता है, बिहार से अलग होता है। तो ये भी ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ टूटा मध्य प्रदेश से और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। शुरुआत में उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, फिर ये 2007 में बदल गया। अब इस वर्तमान में नाम क्या इसका है, उत्तराखंड नाम है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था। आंध्र प्रदेश जो राज्य है, इसके लिए श्री रामलल्लू पेट्टू जो थे, ये 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे। किस लिए बैठे, इनका कहना था कि भाषा के आधार पर राज्य का दर्जा दिया जाए, और फिर क्या होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, रामलल्लू की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में मजबूरन आंध्र प्रदेश को भाषाई राज्य को अलग करने का निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो सबसे पहले जो राज्य भाषा के आधार पर गठित हुआ वो आंध्र प्रदेश हुआ। कौन सा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ है। पूछ कर रहा है हमसे कि कब हुआ था, तो ये होता है 1953 में। कब होता है, 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को। ये ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1953 को कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो वो आंध्र प्रदेश है। तारीख भी आप ध्यान रखना, 1 अक्टूबर 1953। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था, 1956 में होता है। कब होता है, 1956 में होता है। इसके लिए 7वां संविधान संशोधन होता है। कितने नंबर का, 7वां संविधान संशोधन होता है। राज्यों के गठन पुनर्गठन के लिए 7वां संविधान संशोधन होता है। शुरुआत में 14 राज्य बनाए गए थे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बनाए गए। तो टोटल कितने राज्य थे, 20 राज्य थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्किम भारत के का पूर्ण राज्य कब बना। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना, इसके लिए होता है 36वां संविधान संशोधन। देखिए सिक्किम जो था ये अलग एक देश था, सिक्किम था अलग देश था। जब सिक्किम ने देखा कि चीन जो है तिब्बत को कब्जे में ले लिया, उसके बाद में ऐसा लगा कि हमको भी कब्जे में ले लेगा, तब सिक्किम ने भारत से बोला भाई हम हमारी रक्षा करो। तब भारत बोला हम में मिल जाओ। उसके लिए सिक्किम ने पहले सह राज्य बनता है, भारत का सह राज्य बनता है। और सह राज्य के लिए कौन सा संविधान संशोधन होता है, सह राज्य के लिए संविधान संशोधन होता है 35वां। कब था, 35वां। और उसके अगले साल 36वां संविधान संशोधन होता है। 36वां संविधान संशोधन होता है उसके अगले साल 1975 में। कब होता है, 1975 में। और ये होता है 1974 में। समझ रहे हो ना, 36वां संविधान संशोधन होता है किसके लिए,
पूर्ण राज्य के लिए, सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाने के लिए, सिक्किम को पूरा राज्य, पूरी तरीके से भारत का राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है? 16 मई 1975 को ये हमारा अच्छी पूरी तरीके से राज्य बन जाता है। 16 मई 1975 को, 16 मई 1975 को। तो ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत पृथ्वी के कितने गुना अधिक है? सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितने गुना अधिक होता है? 3,32,000 गुना, 3,32,000 गुना। ऑप्शन ए पे ही दिया है 3,32,000 गुना। इसका घनत्व कितना गुना ज्यादा होता है? सूर्य का जो घनत्व होता है या पृथ्वी से घनत्व देखिए कितने गुना होता है? घनत्व होता है 20 गुना। घनत्व कितने गुना होता है? 20 गुना होता है। घनत्व कितने गुना होता है? 20 गुना। व्यास भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। व्यास होता है 109 गुना पृथ्वी की तुलना में सूर्य का, 109 गुना। और गुरुत्वाकर्षण होता है 28 गुना। गुरुत्वाकर्षण कितना होता है? 28 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? सबसे कम घनत्व किस ग्रह का है? सबसे कम घनत्व की बात करेंगे तो वह ग्रह कौन सा है? शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह। शनि ग्रह का घनत्व जो होता है वह 0.7 ग्राम होता है। 0.7 ग्राम क्यूब होता है। 0.7 ग्राम क्यूब होता है। और शनि ग्रह के बारे में और बताएं। शनि ग्रह जो होता है इसके चारों तरफ छल्ले होते हैं। छल्ले को क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। छल्ले को क्या बोलते हैं? वलय बोलते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं। टोटल संख्या कितनी है? 7। कितने? 7 पाए जाते हैं। और जिनको हम सदृश ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदृश ग्रह बोलते हैं। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है। जो पृथ्वी होते हैं, पृथ्वी का सभी ग्रहों में सबसे अधिक घनत्व है। शनि का उपग्रह एक होता है टाइटन। क्या उपग्रह का नाम है? टाइटन। टाइटन उपग्रह शनि का। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन है। तो बोर मत होना, एक ही सवाल से कई क्वेश्चन बता रहा हूं, तो इसलिए ज्यादा बोर होने की जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? सबसे बड़ा उपग्रह पूछ रहा है, ग्रह नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़े उपग्रह का नाम है बृहस्पति का गैनीमेड। बृहस्पति का गैनीमेड मतलब बृहस्पति ग्रह का ही उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बात करेंगे सबसे छोटे की, तो सबसे छोटा जो है उसका नाम क्या है? डिमोस। सबसे छोटा क्या है? डिमोस। सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है और सबसे बड़ा गैनीमेड है। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। उपसौर की घटना कब घटती है? उपसौर की घटना कब घटती है? उपसौर की घटना 4 जुलाई, 4 जुलाई को घटती है। कब घटती है? 4 जुलाई को घटती है। और 4 जुलाई को उपसौर को क्या होता है? क्या होता है उपसौर? तो ये भी बता देते हैं। उपसौर जो होता है इस दिन सूर्य जो होता है ये पृथ्वी से सबसे अधिकतम दूरी पे होता है। औसतन दूरी कितनी हो जाती है उस समय? इसकी सबसे अधिकतम दूरी 15.21 के आसपास हो जाती है। 15.21 करोड़ किलोमीटर के आसपास हो जाती है। कब होती है? 4 जुलाई के दिन। कितनी तारीख को? हमारे भारत के अनुसार 4 जुलाई को। और अगर पूछेंगे सबसे नजदीक की बात जब आ जाएगी, तो सबसे नजदीक कब होता है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 14.70 के आसपास हो जाती है। 14.70 के आसपास 3 जनवरी को सबसे नजदीक हो जाता है। सबसे क्या हो जाता है? नजदीक हो जाता है। सूर्य पृथ्वी से सबसे नजदीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? भूगोल के पिता किसे कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। कापरनिकस जो है, ये कापरनिकस, इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो देखिए सूर्य का समय कितना लगता है? 25 करोड़ वर्ष। कितना लग जाता है? 25 करोड़ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन होता है। अध्यक्ष कौन बनता है? प्रधानमंत्री जी बनते हैं। और इसने किसकी जगह ले लिया? पंचवर्षीय योजना की जगह ले लिया। अगली क्वेश्चन देखिए। गरीबों का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है? गरीबों का अनुमान किसके द्वारा किया जाता है?
तो वह किया जाता है NSSO के द्वारा। NSSO के द्वारा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NSSO की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। कब स्थापना होती है? 1950 में होती है। 2015 में इसका 2019 में इसका नाम चेंज कर दिया गया है। क्या नाम रख दिया गया? वर्तमान में NSO नाम रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या होता है? जीडीपी मार्केट प्राइस पे क्या होता है? तो देखिए, जीडीपी फैक्टर कास्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। जीडीपी फैक्टर कास्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो टैक्स माइनस सब्सिडी कहाँ पे दिया है? प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ऑप्शन ए ही आपका सही आंसर हो जाएगा। जीडीपी मार्केट प्राइस प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, यही आपका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉमिनल जीडीपी किस वर्ष मूल्य पर निकाला जाता है? जो नॉमिनल जीडीपी होती है किस वर्ष के मूल्य पर निकाला जाता है, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा विकल्पों के अनुसार चालू वर्ष। क्या? चालू वर्ष पे। अगला क्वेश्चन देखिए, सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? सार्क में कुल सदस्यों की संख्या 8 है। 8 है। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश। बस इतने हो गए। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो 8 आपके सदस्य हैं किसके? सार्क के। सार्क के कितने सदस्य हैं? 8। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। कहाँ? काठमांडू। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? काठमांडू जो राजधानी है नेपाल की राजधानी है, और नेपाल की राजधानी में ही मुख्यालय किसका है? सार्क का है। अगला क्वेश्चन देखिए, डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? डियो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो डियो गार्सिया स्थित है हिंद महासागर में, और अमेरिका और ब्रिटेन की सेना इस पे रहती है। मतलब ब्रिटेन का कब्जा है किसके ऊपर? डियो गार्सिया के ऊपर। हिंद महासागर का एक द्वीप है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती कहा जाता है श्रीलंका को। किसको कहा जाता है? श्रीलंका को हिंद महासागर का मोती कहा जाता है। श्रीलंका आज़ाद कब होता है? श्रीलंका ब्रिटेन का गुलाम होता है। ये 4 जनवरी 1948 को आज़ाद होता है। 4 जनवरी 1948 को आज़ाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल भारत के कितने राज्यों से सीमा बनाता है? नेपाल जो है ये भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से सीमा बनाता है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद ऊपर साइड में सिक्किम। तो 5 राज्यों से सीमा बनाता है। ऐसे भी सवाल आ सकता है इनमें से किस राज्य से सीमा नहीं लगती नेपाल की, तो उसके लिए आपको 5 के नाम भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काला पर्वत कहाँ स्थित है? काला पर्वत कहाँ स्थित है? काला पर्वत जो है ये भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। भूटान, जिसकी राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है। ताला परियोजना भूटान के अंदर है। ताला परियोजना कहाँ है? भूटान के अंदर है। और काला पर्वत कहाँ है? भूटान के अंदर ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कारगिल युद्ध के समय वायु सेवा का कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? जब कारगिल युद्ध हुआ था तो जो वायु सेना होती है, सेवा नहीं सेना होना चाहिए था, वायु सेना थी, इसने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो उस समय ऑपरेशन का नाम था विजय। क्या नाम दिया गया था उसका? ऑपरेशन विजय। कब होता है? 1999 में। 1999 में कारगिल युद्ध होता है नल्ला पाकिस्तान के साथ में, और इसका समझौता, शिमला समझौता जो होता है, शिमला समझौता उसका उल्लंघन माना गया। इसका कारण शिमला समझौता का उल्लंघन इसका कारण माना गया। किसका कारण माना गया? कारगिल युद्ध का। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन पोलो की बात करेंगे तो ऑपरेशन पोलो कहाँ लागू किया जाता है? ऑपरेशन पोलो का कहाँ लागू किया गया? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। ऑपरेशन सिंदूर अभी चलाया गया पहलगांव अटैक के बाद। पहलगांव अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? तो उस एयरपोर्ट का क्या नाम है? लद्दाख एयरपोर्ट। कौन सा? लद्दाख एयरपोर्ट। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह इसकी राजधानी है। और हमारे यहाँ का अगला क्वेश्चन देखिए, तिब्बत गुरु दलाई लामा का निवास स्थल कहाँ है? दलाई लामा का निवास स्थल धर्मशाला में है। कहाँ है? धर्मशाला। ये कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ऊंचा क्या है यहाँ पे? सबसे ऊंचा स्टेडियम। सबसे ऊंचा स्टेडियम जो है
ये धर्मशाला वाला ही है। धर्मशाला स्टेडियम जो है ये सबसे ऊंचा पिच या सबसे ऊंचा स्टेडियम है और यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आलू अनुसंधान का केंद्र कहाँ है? तो वह कहाँ है? शिमला में है। कहाँ है? शिमला में है। शिमला में है। शिमला का कालका शिमला मार्ग बहुत प्रसिद्ध है, यूनेस्को में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? शिमला में। कहाँ है? शिमला में। तो ऑप्शन में तो कहीं शिमला है ही नहीं, शिमला में इसकी क्या है? राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? श्रृंगेरी पीठ जो होती है यह कहाँ स्थित है? देखिए हमारे भारत में 4 पीठें, टोटल कितनी? 4 पीठें हैं। तो देखिए जो श्रृंगेरी पीठ होती है कर्नाटक में है। कर्नाटक मैसूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मैसूर कर्नाटक में पड़ता है। नीचे देखिए ऐसे 4 बना लेते हैं हम। ऊपर रहती है ज्योतिष पीठ। ऊपर कौन सी पीठ रहती है? ज्योतिष पीठ रहती है। श्रृंगेरी पीठ नीचे हो गई। श्रृंगेरी पीठ नीचे हो गई, कहाँ पड़ती है? मैसूर में। श्रृंगेरी पीठ क्या, कौन सी पीठ? श्रृंगेरी पीठ पड़ती है नीचे मैसूर में। और पूरी उड़ीसा में भी एक पीठ है, उस पीठ का क्या नाम है? गोवर्धन पीठ। क्या नाम है? गोवर्धन पीठ। बची एक पीठ जो कि द्वारिका में है। बची एक पीठ जो कि द्वारिका में है, इसका क्या नाम है? शारदा पीठ। शारदा पीठ। तो ये चारों पीठ हो गई। द्वारिका में आपकी हो गई शारदा पीठ, द्वारिका में क्या हो गई? शारदा पीठ। बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ, बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ और गोवर्धन पीठ कहाँ पड़ी? आपकी पूरी उड़ीसा में। पूरी उड़ीसा में। और एक जो श्रृंगेरी पीठ है ये आपकी कहाँ है? मैसूर में, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन देखिए, अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने। किसने दिया था? शंकराचार्य जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ? दुनिया का पहला मानव प्रत्यारोपण यूएसए में हुआ। कहाँ हुआ? यूएसए में हुआ। सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद से संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय का संबंध है अनुच्छेद 124 से। किससे संबंध है? अनुच्छेद 124 से। 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश। 129 में क्या है? इंपॉर्टेंट है 129, इसीलिए हम आपको बता देते हैं। 129 में क्या होता है? जो फैसला सुनाता है सुप्रीम कोर्ट वो अभिलेख बन जाता है। क्या बन जाता है? अभिलेख बन जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महान्यायवादी की चर्चा किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? अनुच्छेद 76 में है महान्यायवादी की चर्चा। और महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी। सबसे पहले जो थे उनका क्या नाम था? सबसे पहले थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ ये सबसे पहले क्या बनते हैं? अटॉर्नी जनरल बनते हैं, सीतलवाड़। अगला क्वेश्चन देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद किस अनुच्छेद से संबंधित है? 148 से। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब CAG। CAG का पद किसमें है? 148 में। किसमें है? 148 में है। वर्तमान में कौन है? के संजय मूर्ति। वर्तमान में के संजय मूर्ति हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल की उम्र होती है। विश्व की सबसे बड़ी गल्फ कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी गल्फ जो है गल्फ कौन है? गल्फ की बात करेंगे तो वो मेक्सिको की खाड़ी है। और बे की बात करेंगे तो बे सबसे बड़ी कौन सी है? बंगाल की। बे मीन्स भी खाड़ी होता है और गल्फ मीन्स भी खाड़ी होता है, लेकिन गल्फ पूछ रहा है हमसे तो गल्फ मेक्सिको की सबसे बड़ी है और बे बंगाल की सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन है? यूएनओ का सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो 193 नंबर का सदस्य बनता है, 193वां सदस्य बनता है किसका? यूएनओ का। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब मापने वाले यंत्र का नाम बताओ। वायु दाब मापने वाले यंत्र का नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है इसका? बैरोमीटर। क्या नाम है इसका? बैरोमीटर। आइडियोमीटर किसको नापता है? आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापता है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को नापता है। और फेदोमीटर गहराई को मापता है। फेदोमीटर किसको नापता है? समुद्र की गहराई को। और ओडोमीटर जो होता है ये ओडोमीटर जो होता है ये मोटर गाड़ी की दूरी तय करता है। मोटर गाड़ी की दूरी तय करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता जांच करने वाले यंत्र का नाम बताइए। दूध की शुद्धता जो जांच करता है उस यंत्र का क्या नाम है? लेक्टोमीटर। क्या नाम है उसका? लेक्टोमीटर।
इसमें देखिए ओडोमीटर दिया है। ओडोमीटर का काम होता है मोटर गाड़ी की दूरी तय करना। पनडुब्बी जो होती है पेलिस्कोप का काम करती है। पेरिस्कोप जो होता है ये पनडुब्बी के ऊपर लगा रहता है। किसके ऊपर? पनडुब्बियाँ जो होती हैं, जो समुद्र के अंदर छिपी रहती हैं, समुद्र के अंदर छिपी रहती हैं, उनके ऊपर क्या लगा रहता है? पेरिस्कोप लगा रहता है। पेरिस्कोप किसके ऊपर लगा रहता है? पनडुब्बियों के ऊपर लगा रहता है। और झूठ का पता लगाने के लिए पोलियोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन का अध्ययन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। क्या कहते हैं इसको? एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खी पालन को। विटीकल्चर किसको कहते हैं? बात करेंगे अगर विटीकल्चर को, तो विटीकल्चर कहते हैं अंगूर उत्पादन को। किसको कहते हैं? अंगूर उत्पादन को क्या कहते हैं? विटीकल्चर कहते हैं। और सीरीकल्चर की बात करेंगे तो सेरीकल्चर कहते हैं रेशम कीट उत्पादन को। किसको? रेशम कीट उत्पादन को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर किसको बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। किसको बोलते हैं पीसी कल्चर? मत्स्य। मत्स्य मतलब मछली। मत्स्य उत्पादन को क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। पोलो में, साधारण पोलो में 4 होते हैं। और जो वाटर पोलो होता है उसमें कितने होते हैं? वाटर पोलो में 7 होते हैं। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। और साधारण पोलो में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कबड्डी में भी 7 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, क्रिकेट में भी 11 होते हैं। त्योहारों का त्योहार किसको कहा जाता है? त्योहारों का त्योहार किसको कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हार्नबिल फेस्टिवल। हार्नबिल फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? त्योहारों का त्योहार बोलते हैं। कहाँ होता है? नागालैंड में होता है। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाने जाने वाला त्योहार है हार्नबिल फेस्टिवल, नागालैंड के अंदर। हार्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाते हैं? 22 जुलाई को। कब मनाते हैं? 22 जुलाई को, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। और इसीलिए 22 जुलाई को मनाते हैं राष्ट्रीय ध्वज दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय ध्वज दिवस। अब हम पूछेंगे राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति थे। पिंगली वेंकैया नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने क्या तैयार किया? इन्होंने तैयार किया था डिजाइन हमारे तिरंगे की। किसकी डिजाइन? तिरंगे की पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। केसरिया जो रंग होता है ये वीरता को दर्शाता है। और हरा रंग जो आपका होता है उर्वरता, और सफेद शांति का। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सांसदों ने न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा एवं राज्यसभा को महाभियोग का प्रस्ताव को नोटिस किसको दिया है? तो महाभियोग की नोटिस किसको दिया है? यशवंत वर्मा को। किसको दिया है? यशवंत वर्मा को। किस लिए? क्योंकि इनके घर पे नोट पकड़े गए थे। इनके घर पे क्या पकड़े गए थे? नोट पकड़े गए थे क्योंकि यहाँ इनके घर पे क्या होती है? आग लग जाती है। अब आग लग जाती है तो आग बुझाने वाले वहाँ पहुँचते हैं इनके घर पे। आग बुझाने वाले इनके घर पे पहुँचते तो वहाँ जले हुए नोट मिलते हैं। जले हुए नोट मिलते हैं। जब इनका देखा गया कि इतने ज़्यादा नोट, नकदी पैसा कहाँ से आया, फिर पता चलता है कि इन्होंने रिश्वत वगैरह लिया है। अब इन पे वर्तमान समय में महाभियोग लग चुका है। महाभियोग पास भी हो चुका है। महाभियोग पास भी हो चुका है। इनका केस चल रहा है अभी सुप्रीम कोर्ट में। इनका केस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इनके ऊपर समिति बैठाई जा चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और मिलेंगे कल की क्लास में। धन्यवाद।